नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पीएम मोदी फ्रांस के पेरिस में आयोजित विवाटेक समिट में आज शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस एक अहम पुल का काम कर रहा है जो भारत और यूरोप के टेक इकोसिस्टम को करीब ला रहा है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में ही बोनजूर मोदी कार्यक्रम में फ्रांस के बसे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी से जुड़ी हर एक तस्वीर और खबर सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे और तमाम तस्वीरों को हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की पेरिस में मोदी मैजिक को लेकर। और प्रधानमंत्री ने पेरिस में चल रहे 10वें विवाटेक में हिस्सा लिया है। पीएम ने कहा कि भारत ने बीते एक दशक में तकनीक का इस्तेमाल लोगों के जीवन को आसान बनाने, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने में किया है। यूरोप के सबसे बड़े तकनीक इवेंट विवाटेक के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते एक दशक में भारत में हुई तकनीकी प्रगति को रेखांकित किया। पीएम ने भारत इनोवेट्स जैसे प्रयासों से भारत यूरोप साझेदारी को मिली मजबूती का जिक्र किया। पीएम ने भारत में एक दशक में हुई तकनीकी प्रगति की विस्तार से चर्चा की। कहा कि इससे वित्तीय समावेश, शिक्षा, टेलीमेडिसिन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए हैं। टेक्नोलॉजी कैन लीड टू प्रोग्रेस ओनली व्हेन इट इज डेमोक्रेटाइज्ड। India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. पीएम ने यूपीआई, डिजिलॉकर, गतिशक्ति प्लेटफॉर्म और स्वामित्व जैसे डिजिटल प्रयास गिनाए। सैटेलाइट डेटा से मछुआरों को मिल रही मदद का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि इन डिजिटल प्रयासों से जमीनी स्तर पर समृद्धि आ रही है। एआई का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि इसका प्रयोग जन कल्याण के लिए सुनिश्चित होना चाहिए। एआई मस्ट इंप्रूव लाइव्स, वाइडन एक्सेस, ड्राइव ग्रोथ and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at Vivatek 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive. पीएम ने भारत के वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और सभी क्षेत्रों में भारतीय युवा शक्ति की इनोवेशन क्षमता का जिक्र किया। पीएम ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से जुड़े सरकार के प्रयासों की चर्चा की। साथ ही पूरे विश्व को साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। Our approach is clear. Our government will enable and industry will innovate. Startups will disrupt and global partners will scale with us. Together, we will move faster than ever. I call upon everyone in this room to take the lead. Work with India and deliver for all. विवाटेक 2026 के मंच से प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था। तकनीकी विकास का लाभ नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने में होना चाहिए। इसके लिए भारत के प्रयास बेहतरीन उदाहरण हैं, जहां तकनीक के समावेश से जन कल्याण सुनिश्चित हुआ है। ममता चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में अब से कुछ देर बाद बोनजूर मोदी कार्यक्रम में फ्रांस में बसे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर भारतीय समुदाय काफी उत्साहित नजर आ रहा है। Oh my God, it's absolutely magical. I mean, you can feel the energy. उनके आने से पहले ही आपको you can feel unka aura ka presence, you know. We're so looking forward to his speech, looking forward to seeing him, and really excited and feel honored and blessed to be here today. Very excited and very honored to be part of this this journey of Mr. Narendra Modi.
I'm super excited. We are receiving Modi ji here and we are having an amazing community. The energy within the community is so high to welcome our dear Prime Minister. we have really seen the impact Modi ji has had on India-France relationship. The kind of affable relationship he shares with Macron is amazing. This really lifts the confidence of every diaspora here, and the way we engage with society has really been transformed in the last 10 years. It's just amazing to see the energy, the positivity that Modi ji brings. मैं यहाँ पे फ्रांस में 2003 से हूँ and I have seen a lot of change since he has become the Prime Minister of India. The way they are looking Indians in all over the world internationally has completely changed and we are very grateful for that. और हम उस परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं कि परमात्मा इनकी आयु लंबी करे और चौथी बार इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाए. Everyone is very interested to welcome our Prime Minister Modi ji. So it's a good opportunity for all of us to be here today to welcome him. चंद्रगुप्त के बाद जैसे अशोक ने और उसके बाद नवीनतम युग में वीर सावरकर, सरदार पटेल, अगर उनके बाद कहीं कोई एक ओरा दिखता है संसार भर में, उसका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी. हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरा सभागार भर चुका है. प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और यहाँ सिर्फ फ्रांस के अलग अलग शहरों से लोग नहीं आए हैं, बल्कि फ्रांस की जो टेरिटरीज हैं जो हिंद महासागर में है वहां से भी लोग आए हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए. तो ये दिखाता है कि कितना उत्साह, कितना आनंद है लोगों में, खुशी है लोगों में. प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करने के लिए यहाँ उमड़ा है पूरा जनसमूह. पेरिस में भारतवंशी और पूरे फ्रांस के भी भारतवंशी यहाँ उपस्थित हैं. कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, पेरिस से डीडी न्यूज के लिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस में बसे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे. फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के 1500 से अधिक सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस अवसर पर भारतीय संस्कृति से जुड़े आकर्षक गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी. हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा ने ऐसे ही एक राजस्थानी लोकगीत, लोक नृत्य और संगीत समूह से बात की जो इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले हैं. इस समूह का नेतृत्व एक भारतीय मूल के व्यक्ति कर रहे हैं जो पिछले 26 वर्षों से फ्रांस में रह रहे हैं और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं. राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पेरिस में भी संजो रहे हैं यहाँ के कलाकार जो कई दशकों से लगे हैं इसी मेहनत में कि कैसे हम राजस्थान की संस्कृति को यहां तक लेकर आ सके. हमारे साथ जुड़ा है धोट ग्रुप जो कि राजस्थान का है और यहां पर पेरिस में ही हमारे साथ जुड़े हैं रहीस भारती जी जो 26 वर्षों से इस ग्रुप को, राजस्थानी संस्कृति को हम तक पहुंचाते आ रहे हैं. रहीस जी, ये जो आपने 26 साल पहले सफर शुरू किया था, 119 देशों तक पहुंचा है, ये कहां लेकर जा चुके हैं आप राजस्थान की संस्कृति को? क्या है जो आपको जोड़ता है राजस्थान की मिट्टी से? मैं राजस्थान के छोटे छोटे गांवों से करीब 26 वर्षों में 700 लोगों को लेकर आया हूं. छोटे छोटे गांवों में जो हमारे कलाएं हैं, विधाएं हैं, नृत्य है और जो कलाकार है, लोक कलाकार, उनको चुनाव करता हूं. उसके बाद विदेश टूर के लिए लेकर आता हूं. करीब 700 लोगों को 26 सालों में 119 देशों में हमने कार्यक्रम दिए. खासकर हमें अवसर मिला क्वीन एलिजाबेथ डायमंड जुबली सेलिब्रेशन लंदन में, फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए. अब इंतजार रहेगा कि आप लोग क्या परफॉर्म करते हैं. हमारे साथ सुशीला है यहाँ पर जो कालबेलिया, बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है राजस्थान का, उसे परफॉर्म करती आ रही है. सुशीला, यहाँ पर पेरिस की धरती पर राजस्थान के रंगों को बिखेरना कितने आत्मसंतुष्टि देता है आपको? नमस्ते. मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं दो ग्रुप के साथ परफॉर्म करती हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड और बहुत अच्छा लगता है. हम हमारे राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं. और अब प्रधानमंत्री जी के सामने करने वाले हैं. हमें बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि हम उनके साथ सामने परफॉर्म करेंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हम सभी तैयारियों में लगे हुए दो ग्रुप के साथ. जी बिल्कुल, और हमें भी इंतजार रहेगा आपकी इस फाइनल परफॉर्मेंस का. हमारे साथ है कोको आयुमी जो जापान से हैं और राजस्थान के नृत्य को ही ये भी आगे बढ़ा रही हैं. कैसे जुड़ी हैं आप राजस्थानी नृत्य से, क्योंकि एक लोक कला है ये भारत की? When I visited first time to India, I've met many people from different communities of what I experience and what I meet of the people in India and learn from them the art of India. And especially I came to Rajasthan because of the colors and the differences of the culture there. And I was mesmerized
of how much the Rajasthani people love their own art. It's a pleasure. हम भी देखना चाहेंगे कि आप कैसे इनके साथ सम्मिलित होकर एक समूह में नृत्य करती है। लेकिन ये बहुत खास अवसर इन सभी कलाकारों के लिए, और जितने पीछे आप कलाकार देख रहे हैं तमाम कलाकार वो हैं जो राजस्थान के छोटे छोटे गांवों से आए हैं और रहीस भारती जी उन्हें यहाँ लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी नृत्य प्रस्तुति देने के लिए। पेरिस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। तो अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी होगी और प्रधानमंत्री के संबोधन को हम सभी का इंतजार है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने आज विवाटेक में अपना संबोधन दिया। क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने वहां पे अपने संबोधन में कही, उसका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा यह साल भारत यूरोप के लिए बहुत खास है। साल की शुरुआत में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में मुक्त व्यापार समझौता FTA हुआ है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म का विस्तार इस प्रकार के कार्यक्रम से होता नजर आएगा। इस FTA से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने इस बात का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत इनोवेट से विवाटेक तक स्टार्टअप की नई साझेदारियां साफ तौर पे भारत के लिए मददगार साबित होती नजर आ रही हैं और भारत की तकनीकी क्षमताओं का वैश्विक मंच पे प्रदर्शन हो रहा है। एक दशक में भारत में तकनीकी क्रांति आई है, जिस दिशा में भारत ने डिजिटल वर्ल्ड में बड़े बदलाव करके आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी से बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि जब पारंपरिक तरीके फेल हो जाते हैं तो इनोवेशन मददगार साबित होते हैं। इस लिहाज से इनोवेशन हमेशा करते रहना चाहिए और उसको समर्थन भी सरकारों से मिलना चाहिए। सभी को मिलना चाहिए तकनीक का फ़ायदा, खासतौर से ग्लोबल साउथ के जैसे तमाम देश और हर एक इंसान की ज़िंदगी में तकनीक का फ़ायदा पहुंचे। इस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। दुनिया के 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स सिर्फ भारत में होते, इसमें खासतौर से डिजिटल पेमेंट और UPI जैसे प्रमुख जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसमें शामिल है। तो भारत की जो बढ़ती डिजिटल पावर है उसका भी जिक्र उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि AI का मतलब ऑल इंक्लूसिव, यानी सभी लोग शामिल हों, ऐसा विकास, ऐसा तकनीकी विकास होना चाहिए। भारत के साथ मिलकर दुनिया के लिए काम करने का आह्वान भी प्रधानमंत्री ने विवाटेक के मंच से किया। उन्होंने कहा कि सरकार सुविधाएं देगी, इंडस्ट्री इनोवेशन करे, इंडस्ट्री को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप बदलाव लाएंगे, ग्लोबल पार्टनर्स उसको विस्तार देते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर से मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करने का बड़ा आह्वान विवाटेक के मंच से दुनिया के खासतौर से यूरोप के दिग्गजों को प्रधानमंत्री ने किया है। और अब हम सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री के अगले कार्यक्रम में, जहां पर वो भारतीय समुदाय के लोगों को पेरिस में संबोधित करेंगे अब से कुछ देर बाद। और प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। मिस्टर प्रभु दयाल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मिस्टर दयाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा जी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मिस्टर दयाल, क्योंकि हमने आज देखा प्रधानमंत्री का विवाटेक में संबोधन, हम बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री के दौरे पर लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आज यूरोप के टेक्नोलॉजी के इतने बड़े मंच से भारत की तकनीक क्रांति को रखना और दुनिया को मिलकर एक तरीके से साथ चलने का आह्वान करना, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की महत्वपूर्ण बातों को आप? शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फ्रांस के दौरे में ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो टेक इंडस्ट्री में प्रोमिनेंस है उसको आगे रखा। पहले तो भारत इनोवेट्स में उन्होंने नीस शहर में किया था, और अब विवाटेक जो पेरिस में आयोजित किया गया उसमें उन्होंने भारत का पक्ष सबके सामने रखा। मेरे विचार में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो पार्टिसिपेशन आज था विवाटेक में, जो यूरोप की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इवेंट है, उसमें उनका भाषण जो है वो भारत को पोजीशन करता है एज अ ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस। और ऐसे पेश किया उन्होंने भारत को जैसे हमारा देश जो है एक बहुत ट्रस्टेड इंक्लूसिव लीडर है डिजिटल टेक्नोलॉजी में। देखिए, कई चीजें बहुत महत्व रखती है। पहली बात तो उन्होंने ये पेश किया कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि AI गवर्नेंस को डेमोक्रेटिक वैल्यूज से कंट्रोल करना चाहिए, यानी डेमोक्रेटिकली ये होना चाहिए ताकि पूरी ह्यूमैनिटी को ये सर्व करे, क्योंकि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज पीछे रह जाती। दूसरी बात उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारत जो है एक AI कंट्री पार्टनर के
रूप में कितना महत्व रखता है। देखिए, ये विवाटेक समिट में भारत को एक लीड एआई पार्टनर कंट्री के रूप में पहचाना गया है जी। और जो हमारी टेक्नोलॉजी के करीब 80 डीप टेक और एआई स्टार्टअप से जो संबंधित बड़े बड़े लोग हैं वहां गए हैं। इससे भारत की जो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है और ट्रांजिशन जो हम कर रहे हैं एक सर्विस प्रोवाइडर से आगे बढ़ के वो एक पायनियर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पेश कर दुनिया के सामने, वो उसके रूप में हम सामने आ रहे हैं। तो साथ ही साथ देखिए, इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करना, विवाटेक जैसे, भारत और यूरोप के रिलेशंस को और मजबूत कर। बिल्कुल। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, किस तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन के महत्वपूर्ण अंशों को आप देखते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि तकनीक मानवता की भलाई के लिए होनी चाहिए और भारत के लिए एआई का मतलब है ऑल इंक्लूसिव, सभी लोग इसमें समाहित हों और दुनिया की सभी लोगों तक तकनीक पहुंच सके, यानी उसका डेमोक्रेटाइजेशन को लेकर फोकस नजर आ रहा है। तो भारत का तकनीक को लेकर मंत्र ईज ऑफ लिविंग पर कहीं ना कहीं फोकस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस मंच से भी, इस ग्लोबल मंच से भी सामने रखा है दुनिया के सामने। जी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितनी भी नई तकनीकें निकल रही हैं उसमें भारत की जो नीति है वो दूसरे देशों से बिल्कुल साफ अलग दिखती है, क्योंकि जो अग्रणी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो या और भी जो दुनिया के देश हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती हुई तकनीक पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। तमाम जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो चाहते हैं कि उस तकनीक पर उनका अपना एक उनकी मोनोपोली हो और या ओलिगोपोली हो। और इसके इतर भारत ने जो बात कही, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही, उससे भारत का नजरिया बहुत साफ दिखता है कि तकनीक सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, ऑल इंक्लूसिव। जो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑल इंक्लूसिव से जोड़ा, बहुत दिलचस्प है। और साथ ही उसका नई तकनीकों का डेमोक्रेटाइजेशन होना बहुत जरूरी, ये उन्होंने बात कही। साथ में ही देखिए, भारत क्योंकि ग्लोबल साउथ का एक देश है, आर्थिक तौर पे भारत को अगर विश्व स्तर पर तकनीक को प्रसारित करना है और भारत को एक लीडिंग पावर बनना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और कहीं ना कहीं इस बात को भी उन्होंने रेखांकित किया कि भारत के स्टार्टअप्स लीड लेंगे, वो इनोवेट करेंगे, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के काम में दुनिया के तमाम देशों, खासतौर से यूरोप के देशों की भारत को जरूरत है, भारत के स्टार्टअप्स की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इस दोनों ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों में, खासतौर से भारत और ग्लोबल नॉर्थ के देश, यूरोप के देशों के बीच में साझेदारी किस स्तर पर होगी, ये भी बहुत अच्छी तरह से सामने आता है। हम जानते हैं कि यूरोप के देश ही आज के समय में हैं जो ग्लोबल नॉर्थ में, और ये चाहते हैं, साथ में आप कनाडा और जापान को भी जोड़ सकते हैं, जो कि चाहते हैं कि तकनीक का केंद्रीकरण ना हो कुछ खास देशों या कुछ खास कंपनियों के हाथ में सारी तकनीक और उसकी मैनिपुलेशन की पावर ना हो। तो इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि भारत जैसे देश सामने आए। और यही मुझे लगता है एक खास वजह है कि फ्रांस ने खासतौर पर भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और इनोवेशन के क्षेत्र में अपना अग्रणी साझेदार माना है। और इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति मैक्रोन ने बार बार ये बात कही कि आज वो समय नहीं है कि भारत के साथ साझेदारी करनी है या नहीं, आज बात ये कि कौन से देश हैं जो भारत के साथ इनोवेशन में साझेदारी करेंगे और इस रास्ते को आगे प्रशस्त करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र, क्योंकि फ्रांस हो, यूरोप हो या फिर दुनिया हो, आज भारत के टैलेंट के साथ, भारत के इनोवेशन के साथ में, स्टार्टअप्स के साथ में जुड़ने को एक तरीके से उत्सुक भी नजर आती है। आप दोनों मेहमानों से गुजारिश बने रहिए हमारे साथ में, आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ओ हरि भैया,
अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। मेरे रिटर्न्स रुक गए। मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहाँ करूं शिकायत? RBI के सचेत पोर्टल पर। क्या? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। RBI कहता है, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद है। अब से कुछ देर बाद वहां मौजूद भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। हम सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री के संबोधन का, और हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए प्रधानमंत्री के इस दौरे पर तमाम महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर बात करने के लिए एम्बेसडर प्रभु दयाल जी हैं। इसके अलावा प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर प्रभु दयाल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो मौजूदा फ्रांस का दौरा है, G7 को भी देखा जाए या फिर भारत इनोवेट्स का और विवोटेक को के लिहाज से देखा जाए, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी एक बहुत प्रमुख एंगल के तौर पे दिखाई पड़ती है। आपको लगता है कि दुनिया के साथ एंगेज करने के लिए और दुनिया के साथ मिलकर विकास यात्रा के साझेदार बनने को लेकर प्रधानमंत्री का ये एक अलग पहलू, जिसमें उनके काफ़ी ज़्यादा प्रयास दिखाई पड़ते हैं टेक्नोलॉजी की डिप्लोमेसी? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बढ़ाते हैं ऐसे कदम ताकि हमारी टेक इंडस्ट्री को फायदा। देखिए, हमारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, एक है डिजाइन इन इंडिया और दूसरा है डेवलप इन इंडिया। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत इनोवेट्स में भाषण दिया, वहां लोगों से घुल मिल के उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स से बातचीत की, साथ ही साथ ये विवाटेक में जो उनका पार्टिसिपेशन है, इससे भारत की जो टेक इंडस्ट्री है उसको बहुत फायदा होता है। क्योंकि जो भारत के इनोवेटर्स हैं, जो स्पेस स्टार्टअप्स जैसे चलाते हैं या जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटर्स हैं, इनको बहुत बढ़ावा मिलता है और मौका मिलता है कि किस तरह से ये फंडिंग प्राप्त करें फॉरेन इन्वेस्टर्स से, ताकि ये अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना सके। तो इससे भारत के जो टेक सेक्टर में लोग हैं, जो स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन तो मिलता है, ये साथ साथ मौका मिलता है ताकि वो फंडिंग पाएं और इस तरह से हमारी टेक इंडस्ट्री को आगे ले जाए। जी राहुल जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर इस मंच के माध्यम से भारत की बीते 1 दशक की जो टेक क्रांति है उसका भी जिक्र किया। आम आदमी के नज़रिए से तकनीक का कैसे विस्तार दिया गया है भारत में, और एक तरीके से इंडस्ट्री में भी किस प्रकार के इनोवेशंस और स्टार्टअप्स के माध्यम से एक बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल पर जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस ईज ऑफ लिविंग से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक हो रहा है, उसका जिक्र इस मंच से होना, आपको लगता है कि दुनिया के नज़रिए से भी एक जो होता है कि इमेज में उस पर बदलाव आना, समझना कि भारत किस प्रकार के बदलाव से गुजर रहा है, उसमें फ़ायदा देगा?
जी बिल्कुल आर्यन जी, आपने जो शब्द यूज किया टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, टेक डिप्लोमेसी भारत की विदेश नीति का एक अहम और एक महत्वपूर्ण स्तंभ आज बन चुका है। और इसमें प्रधानमंत्री जी के नीस में भी जो उनका संबोधन था और विवा टेक में जो उनके वक्तव्य हैं, दोनों को अगर हम साथ रखें तो साफ दिखता है कि एक तरफ जहां उनके मोदी जी के वक्तव्यों में ये बात आ रही है कि टेक डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना है, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना है, दुनिया के लिए इनोवेशन करना है, उसे डेमोक्रेटाइज करना है, साथ ही साथ इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया है कि भारत रिफॉर्म के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, इन तमाम क्षेत्रों में रिफॉर्म का जो रास्ता है वो न सिर्फ सतत है बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इस रास्ते पर अग्रसर होने में तमाम नीतियां जो है वो दुनिया के सामने हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर मिशन हो या एआई मिशन हो या भारत में निवेश की जो अपार जो संभावनाएं हैं, तमाम जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, एसईजेड्स जो दर्जनों नए एसईजेड्स क्रिएट किए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसमें देखिए गुजरात का गिफ्ट सिटी एक बड़ा उदाहरण है। सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारे ऐसे नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं जहां पे देशों को और कंपनियों को ये सुविधा होगी कि वो अपनी तरह से भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए अपनी तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करते हुए निवेश करें और भारत में मैन्युफैक्चर करें और दुनिया के लिए वो एक नई तकनीक को प्रोवाइड करें। तो मुझे लगता है कि ये दोनों नीतियां, विदेश नीति के फ्रंट पर टेक डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, और साथ में भारत में लगातार अग्रसर होता हुआ जो रिफॉर्म प्रोसेस है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं और ये रेलवे के दो ट्रैक्स की तरह है और इसी पे विकास की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा संदेश है दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी, और इससे भारत में निवेश बढ़ेगा। देखिए, अपने वक्तव्य में उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही जी कि सरकार का काम है इनेबल करना, निवेश होगा, स्टार्टअप्स में निवेश होगा, तमाम कंपनियां विदेशों की, यूरोप की खास तौर से भारत में निवेश करेंगी, लेकिन उससे भारत को, सरकार को नहीं फायदा हो रहा, उससे इन कंपनियों और स्टार्टअप्स को मजबूती मिलेगी। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतनी कैपिटल बना सकेंगे, उनके स्टार्टअप्स में निवेश इतना होगा कि वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कॉम्पीट कर सके और अपना एक तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित। बिल्कुल, लोकल से ग्लोबल करने के लिए एनेबल करने का जो एक इकोसिस्टम देना है, माहौल बनाना है, उसमें जो फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी है, उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पेरिस में मौजूद है। हमसे कुछ देर बाद वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है, उसका हम सभी को इंतजार है। उससे पहले हम लगातार प्रधानमंत्री के तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पे 2 खास मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में एम्बेसडर प्रभुदयाल जी मौजूद है, इसके अलावा प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद है। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, अगर आपसे हम समझना चाहें इस बात को लेकर, हम राहुल जी का रुख करते हैं। राहुल मिश्रा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरीके से जो लोकल जो हमारे प्रयास हैं, इनोवेशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको ग्लोबल मंच के माध्यम से ग्लोबल ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में खुद प्रधानमंत्री के शामिल होने से किस प्रकार का एक अट्रैक्शन पैदा होता है जो भारत के इस पूरे व्यवस्था में मददगार साबित होगा? चीज़ें कैसे बदलती हैं और क्या एक बड़ा असर पड़ता है जब प्रधानमंत्री मोदी जैसे स्टेचर का व्यक्ति इस प्रकार के इनिशिएटिव्स में खुद शामिल होता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जहां भी स्टार्टअप्स की और खासतौर से इस यात्रा में जब भारत इनोवेट्स की बात हुई तो उसमें जो 120 डीप टेक भारत के स्टार्टअप्स गए, तो उसमें एक खास देखने वाली बात थी कि जिन क्षेत्रों का चयन किया गया, जिन क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को लिया गया, वो डिफेंस से लेकर के स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल, कैंसर रिसर्च, क्लाइमेट चेंज और तमाम ऐसे क्षेत्रों में उनकी महारत है या वो अपनी महारत बनाना चाहते हैं, जो क्षेत्र दुनिया के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें दुनिया के तमाम देश और कंपनियां निवेश करना चाहती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इन स्टार्टअप्स का चयन बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सोच समझ कर किया गया, और तभी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इन स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनको समर्थन देने और इनको बढ़ाने की बात कही। तो इसके पहले बहुत ही इसके लिए मुझे लगता है पहले काफ़ी मेटिकुलस रिसर्च हुई। दूसरी चीज़, जब प्रधानमंत्री जी किसी भी स्टार्टअप का जब इन्होंने जिक्र किया और तमाम जो साइडलाइंस पे भी जो चर्चाएं हुई, उसमें ये भी बात महत्वपूर्ण है कि इन स्टार्टअप्स को, मार्क कार्नी के साथ जब G7 के साइडलाइन में बातचीत हुई तो मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मोदी जी को डेडलाइंस बहुत पसंद है और मुझे भी डेडलाइंस पसंद है। तो इन तमाम बातों को सिर्फ हवा में नहीं, एक मतलब भाषण नहीं समझा जाना चाहिए, हवाई बातें नहीं समझना चाहिए। इसके पीछे एक डेडलाइन भी है, एक टाइमलाइन भी है सामने। तो प्रधानमंत्री का इनको बैक करना, इन तमाम स्टार्टअप्स को समर्थन देना एक बहुत अच्छी मेटिकुलसली डिजाइन रिसर्च का हिस्सा है, जिसमें इन स्टार्टअप्स को पहले तौला गया, आंका गया कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरे उतरेंगे कि नहीं। क्योंकि तमाम स्टार्टअप्स में हम देखते हैं कि वो छोटे स्तर पर तो काम कर सकते हैं, लोकल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने की उनमें क्षमता नहीं। तो इस तरह मुझे लगता है कि डिफेंस और स्पेस या कैंसर रिसर्च और तमाम मेडिकल टेक्नोलॉजीज में यूरोप की दिलचस्पी बहुत है। प्रधानमंत्री जी का उनको समर्थन करने के पीछे एक मुझे लगता है खास मकसद ये भी है कि यूरोप के देश, खास तौर पर अफ्रीका में बहुत उनका डिप्लोमेटिक और आर्थिक काफ़ी निवेश, उनका दिलचस्पी उनकी अफ्रीका के देशों में है, कॉलोनियलिज्म की भी वजह से जी। और फ्रांस जैसे देश चाहते हैं कि इन तकनीकों को अफ्रीका के तमाम देशों तक ले जाया जाए। इस चीज को करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसकी दिलचस्पी नहीं है, उसके अपने स्वार्थ उसमें जुड़े हुए हैं जी। ऐसे में भारत, जबकि प्रधानमंत्री की गारंटी, मोदी की गारंटी है इन स्टार्टअप्स के लिए, तो ऐसे में फ्रांस और यूरोप के देश ये इस चीज को लेकर काफी खुश हैं कि स्टार्टअप्स को लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन परिणामों के लिए और निवेश के लिए यूज किया जा सकता है, इनके साथ काम किया जा सकता है, और भारत का इसमें समर्थन, भारत सरकार का इसमें समर्थन है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है जी। और राहुल जी, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री का जो विवा टेक में संबोधन था, उसमें उन्होंने शुरुआत में ही इस बात से कहा कि साहब साल 2026 भारत के लिए और फ्रांस के लिए और यूरोप के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि इसी साल की शुरुआत में भारत ने EU के साथ में मदर ऑफ ऑल डील जो FTA था एक तरीके से, उसको साइन किया था।
क्या चीज़ें आइसोलेशन में नहीं हैं, सब चीज़ें बहुत प्री प्लान तरीके से की जा रही हैं, हर एक चीज़ का इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, हर एक चीज़ का आधार तैयार किया जा रहा है। जब इस प्रकार का जब हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो ऐसे में शायद इसका एक बड़ा फ़ायदा उन तमाम लोगों को मिलता भी नज़र आएगा, क्योंकि एक संभावनाएं बहुत बेहतर स्थिति से आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। राहुल जी। जी बिल्कुल, देखिए हम विश्व व्यवस्था के उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां दोनों महाशक्तियां अमेरिका और चीन को एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाने में या एक मल्टीलैटरल मुक्त बाजार और आर्थिक व्यवस्था बनाने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। और ऐसे में यूरोपियन यूनियन एक संगठन के तौर पर और यूरोप के तमाम देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आज उसके पास वो शक्ति है, उसके पास वो कैपेबिलिटी है और उसका इंटरेस्ट है विश्व व्यवस्था को बनाए रखने में। और तमाम जो आर्थिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दे हैं उस पर वो भारत के साथ काम कर सकता है। और यूरोप के साथ निश्चित तौर पे एक लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ काम हो रहा है, जिसमें सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही हिस्सा नहीं है। यूरोप के जो हमारे स्कैंडिनेविया के देश हैं उनके साथ भी समझौते हुए। प्रधानमंत्री की जो पिछली 5 यूरोपीय देशों की यात्रा थी उसमें भी ये बात सामने निकल कर आई। कनाडा के साथ जो हम लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें भी ये बात साफ है। तो भारत और यूरोप के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको पूरी तरह से अनुपालित करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये जरूरी है कि तमाम क्षेत्रों में, नए क्षेत्रों में, लेबर मोबिलिटी, सर्विसेज के क्षेत्र में, एडवांस टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में दुनिया के तमाम देशों के साथ काम किया जाए साथ मिलकर, और तभी भारत ईयू के बीच में ये एफटीए पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोचा समझा प्लान है, जिसमें एक स्ट्रेटजी है सोची समझी, जिसमें यूनाइटेड किंगडम जो कि अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है और कनाडा जो हिस्सा तो नहीं रहा लेकिन वो यूरोपियन इकोनॉमिक इकोसिस्टम का हिस्सा रहा है, अमेरिकन इकोनॉमिक इकोसिस्टम का हिस्सा रहा है। तो ऐसे देशों के साथ भी सहयोग बढ़ रहा है। तो निस्संदेह रूप से ये एक लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट है जिसमें भारत और यूरोप दोनों को ही फायदा होगा। जी मिस्टर प्रभुदयाल जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जिक्र करना ईयू के साथ एफटीए का, तो एक प्रकार से बहुत बड़ा एक आधार भी तैयार है। अब यहाँ से जो पुश देने की कोशिश हो रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेकर, इनोवेशंस को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, आपको लगता है कि वो एक पूरा बेस तैयार हो गया है? अब यहाँ से बड़ी छलांग की तैयारी साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हमने हासिल की है फ्रांस के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है, और साथ साथ जैसा प्रोफेसर मिश्रा जी कह रहे थे, पूरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ जिस तरह से हमारे रिश्ते अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। फ्रांस के साथ तो जो हमारे पार्टनरशिप है उसको स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिल गया, और उसमें कई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे दोनों साइड्स कमिट करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को, यानी कि सिर्फ एक दूसरे के साथ ही किसी देश को जुड़ना जरूरी ये नहीं है, साथ साथ वो दुनिया के अन्य देशों से अच्छे रिश्ते बनाएं ताकि जो वसुधैव कुटुंबकम का एक उद्देश्य है वो हासिल किया जा सके। तो फ्रांस के साथ तो हमने जो अपने रिश्ते हैं कई क्षेत्रों में मजबूत किए, जैसे डिफेंस है, स्पेस है, सिविल एंड न्यूक्लियर एनर्जी है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा जो है वो कुछ ही महीने बाद हुआ है जब मैक्रोन साहब खुद भारत में आए थे। देखिए, हमको याद होगा कि फरवरी महीने मैक्रो आए थे, और इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का जो एक बड़ा भारी एक सेलिब्रेशन हुआ था मुंबई में, उसमें दोनों लीडर्स ने उस गैदरिंग को संबोधित किया था और ये दर्शाया था कि किस तरह से हमारी पार्टनरशिप आगे बढ़ती जा रही है। और आपको ये भी याद होगा कि उसके फौरन बाद मैक्रोन साहब दिल्ली आए थे, उन्होंने AI समिट को भी एड्रेस किया था। तो जो इस टेक सेक्टर में भारत और फ्रांस की जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत आगे बढ़ती जा रही है, और 2026 को तो इंडो फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का नाम दिया गया है।
तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक तो भारत वेव्स का वहां उद्घाटन किया गया नीस में, और अब प्रधानमंत्री मोदी जी विवाटेक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां भारत एक पार्टनर कंट्री, लीडिंग पार्टनर कंट्री के तौर पे उसमें सम्मिलित है। जी प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, क्योंकि अगर भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो ऊर्जा सुरक्षा के, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से और ख़ासतौर से ग्रीन टेक्नोलॉजी में या ग्रीन एनर्जी के लिहाज से जो भारत प्रयास कर रहा है उसमें एक मजबूत विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर फ्रांस एक सहयोगी देश के तौर पर हमारे साथ खड़ा नजर आता है। मौजूदा प्रधानमंत्री के इस दौरे में भी इस दिशा में बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो, ग्रीन एनर्जी की बात हो, आपको लगता है कि उस दिशा में भी दोनों देशों के संबंध बेहद महत्वपूर्ण और मौजूदा दौरा इस दिशा में भारत के लिए कारगर साबित? देखिए, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछले कई यात्राओं में, पिछली यूरोप यात्रा में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बातें कही थी, और फ्रांस उसमें एक अग्रणी भारत का साझेदार है, जिसके साथ मिलकर के न सिर्फ रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में भारत और फ्रांस मिलकर काम करना चाहते हैं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ रहा है। ओशियानिक एनर्जी हो या थर्मल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है, जैसा कि आपने कहा आर्यन जी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस का मिलकर काम करना। तमाम जो हमारे स्टार्टअप्स हैं और एआई डेटा सेंटर्स हैं, उनको उनमें ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा है, और इस ऊर्जा की खपत के लिए हम पेट्रोल या गैस या डीजल का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। हम इसके लिए मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की खोज में हैं। इसके लिए हम दुनिया के तमाम देशों से बात कर रहे हैं, रूस में भी उसमें एक है। लेकिन महत्वपूर्ण है स्लोवाकिया जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, यूरोपियन यूनियन के तमाम सदस्य देश जो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी से लैस हैं, जिनके पास मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सस्ते, कॉस्ट इफेक्टिव दाम पर भारत देश में लाया जाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, और तमाम ये जो एआई डेटा सेंटर्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल होगा। तो मुझे लगता है मॉड्यूलर न्यूक्लियर एनर्जी के जो रिएक्टर्स हैं उस क्षेत्र में भारत और फ्रांस और दुनिया के तमाम जो देश हैं, खासतौर से यूरोप के देश हैं, वो भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार होते हैं। तो भारत का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम होगा, और जो कन्वेंशनल ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर निर्भरता बहुत कम होगी। ये बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट जो गोल्स हैं भारत के COP 31 के तहत, और साथ ही साथ जो भारत की ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता है उसको भी कम करने में ये सहयोगी सिद्ध होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि फ्रांस इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। फ्रांस ने ये रोल अदा करना शुरू कर दिया है, तो ये एक बहुत ही सुखद, मुझे लगता है, डेवलपमेंट है। जी मिस्टर दयाल, किस तरह से आप देखते हैं कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, जहां पे हम कन्वेंशन एनर्जी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांजिशन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बड़े अचीवमेंट्स हमने अपने देश के नज़रिए से हासिल भी किए, जो कि दुनिया में एक तरीके से नज़ीर है। फ्रांस एक विश्वसनीय मित्र देश के तौर से, खासतौर से न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कैसे मददगार साबित हो सकता है? जिस बात का जिक्र राहुल जी कर रहे थे कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर हमारे तमाम प्रयास तेजी से जारी हैं, उसमें मददगार साबित हो सकता है फ्रांस खासतौर से। देखिए, फ्रांस के साथ तो जो हमारे रिश्ते हैं वो रोज बरोज और तंदुरुस्त होते जा रहे हैं, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारी पार्टनरशिप बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अब फ्रांस जो है वो भारत का एक बहुत बड़ा पार्टनर हो गया है, जो कि न सिर्फ हमें डिफेंस सप्लाई करता है, लेकिन साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी के संबंध में हमारे साथ कोऑपरेट करता है। और जो हमारा एक उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया, उसमें हमको फ्रांस की काफी सहायता मिल रही है। तो जैसे हम साथ मिलके एडवांस सिस्टम बना रहे हैं, अब राफेल जेट्स हमने लिए, तो ये उम्मीद है कि वो धीरे धीरे करके वो भारत में असेंबल होंगे। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, हम उनके साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा तब हो रहा है जब एक बहुत जोर है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे,
तो मेरे विचार में ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे अब कोऑपरेशन बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था, डीप टेक, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बहुत तवज्जो दी जा रही है कि किस तरह से हम कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, साथ ही साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत कम है और बहुत आगे जा सकता है, हम उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश है कि किस तरह से हमारा जो बायलैटरल ट्रेड बढ़े। फिर एक कभी कभी मुश्किल आती है कि जो हमको हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वहां पर मार्केट एक्सेस मिलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूरोप में कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स पे कुछ रुकावट सी लग जाती है। फिर कुछ जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस भी, जैसे ये रशिया को लेकर जो हमारा रुख है वो फ्रांस से थोड़ा सा फर्क है। तो लेकिन फिर भी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से इन अड़चनों को दूर किया जाए और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको हम और आगे सब क्षेत्रों में बढ़ा। जी राहुल जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जिस बात का जिक्र आप दोनों लोगों ने भी किया कि राष्ट्रपति मैक्रो की जो फरवरी में अभी भारत यात्रा हुई थी उसमें इस बात को भी माना गया कि 2047 का हॉराइजन 2047 को लेकर एक रोड मैप को लेकर एक्सेप्टेंस दोनों देशों में दिखाई दिया। आपको लगता है कि उस नज़रिए से एक शॉर्ट टर्म नहीं, मिड टर्म नहीं, पर लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार नजर आ रहे हैं, जो सिर्फ ना सिर्फ एक दूसरे देशों के लिए मददगार साबित होंगे बल्कि वैश्विक भलाई के लिए भी, दुनिया के विकास के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते नजर आएंगे? जी बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन एक ऐसा संगठन है जो अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज और बहुत ही सोचे समझे कदमों के लिए आर्थिक तौर पर यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर इंटीग्रेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के और तमाम निवेश बाहर निवेश करने के लिए और अपने क्षेत्र के अंदर भी, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी निवेश करने की बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज के लिए जाना जाता है। तो भारत की जो विकसित भारत 2047 की नीति है और होराइजन 2030 है, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा और बड़ा सामंजस्य है। आज यूरोपियन यूनियन, मैं कहूँगा यूरोपियन यूनियन एक बड़ी मार्केट की तलाश में है। एक ऐसी मार्केट जो न सिर्फ उनके उत्पादों का कंजम्पशन कर सके और व्यापार को बढ़ा सके, बल्कि एक ऐसी मार्केट या एक ऐसा प्रोडक्शन हब जो उनके निवेश को ध्यान में रखते हुए, उनके निवेश को आकर्षित करते हुए उनके टोटल एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। और भारत इस स्कीम में बहुत अच्छी तरह फिट हो रहा है। यूरोपियन यूनियन हम जैसा देख रहे हैं, और ये तस्वीरें सीधे इस वक्त पेरिस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोंजोर मोदी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद, प्रधानमंत्री मोदी के उत्सुकता और उनके सुनने को लेकर। Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever pour l'hymne national français suivi de l'hymne national indien. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of France, followed by the national anthem of India.
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, नमस्ते, bonjour। ऐसा लग रहा है आप सब छुट्टी के मूड में हैं। साथियों, ये पेरिस शहर लाइट्स का शहर है, ये रंगों का शहर है, यहां आर्ट है, आइडियाज हैं और इनोवेशन की प्रेरणा भी है। इस शहर को भारत के अलग अलग राज्यों से आए आप सभी लोग और भी खूबसूरत बनाते हैं, नए नए रंगों से भर देते हैं। कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, तो कोई मराठी है और कोई बंगाली है। भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां दिखाई देता है। साथियों, मैं जब 14 जून को नीस पहुंचा था तो सबसे पहले भारत इनोवेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आज जब मैं फ्रांस से वापसी की तैयारी में हूं तो लग रहा है जैसे भारत कनेक्ट्स कार्यक्रम में आ गया हूं। फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मैं आप सभी के लिए भारत से 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर के आया हूं। इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है।
एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है। हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है। मैं आपको कुछ और फैक्ट दूंगा, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत किस स्पीड और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है। और एक फैक्ट सुनिए, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 टाइम। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फ्रांस में जितने घर हैं, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर हैं, उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। अब हर परिवार के पास, गरीब से गरीब क्यों न हो, बैंक अकाउंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बना है। साथियों, इन 12 वर्षों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़ों से या अंकों से नहीं मापा जा सकता। वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। इसलिए
ये सिर्फ अचीवमेंट्स के 12 साल नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। साथियों, एक समय था जब दूर दराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था। आज उन्हीं गांवों में बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। आज मोबाइल फोन भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट्स सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आपने 125 करोड़ से अधिक आधार आईडीज के बारे में सुना है, लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान को डिजिटल नहीं बना रहा। आज करीब 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडीज बनाई जा चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल बन गए हैं। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी और अधिक आसान और एफिशिएंट हो रही है। साथियों, इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें कुछ वर्ष पहले तक कल्पना जैसी लगती थी। कौन सोच सकता था कि गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांव में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था। लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था वो आज सच्चाई है। जो कभी नामुमकिन लगता था वो आज मुमकिन हुआ है। और ये करने के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसकी वजह से सब संभव हुआ है? ये मोदी के कारण नहीं, वो ताकत है भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में सबका साथ है, सबका विकास है। साथियों, आज से
50 या 100 साल बाद जब भारत के इस कालखंड की समीक्षा होगी तो ये बात उभर कर सामने आएगी। इस कालखंड को भारत की एस्पिरेशंस ने ड्राइव किया। ये भारत के एस्पिरेशंस का नया युग है। जहां बिजली पहुंची है वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, वे स्मार्ट लिविंग चाहते हैं। जहां ट्रेन पहुंची है वहां लोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहते हैं। जहां हाईवे बने हैं वहां लोग वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे चाहते हैं। जहां इंटरनेट पहुंचा है वहां लोग एआई और डिजिटल इनोवेशन में नेतृत्व चाहते हैं। यानी आज भारत के लोग अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना उनका मकसद है, उनका संकल्प है, उनके सपने हैं। और साथियों, यही एस्पिरेशंस आज भारत की विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपको भारत की स्पेस जर्नी का उदाहरण दूंगा। भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा। दुनिया ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना, लेकिन भारत इसे अपनी मंजिल मानकर रुका नहीं। बहुत हो गया मोदी जी, अब चलेगा नहीं। आज देश गगनयान की तैयारी कर रहा है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरजोश काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत की यही एस्पिरेशन दिखाई देती है। सोलर पावर में भारत की उपलब्धियों की दुनिया भर में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन भारत अगली छलांग की तैयारी कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े निवेश हो रहे हैं। एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। आपने भारत के फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी प्रोग्रेस के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे साइंटिस्टों ने किया है। साथियों, आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा है, नीस में भारत इनोवेट्स का एक आयोजन किया। ये इवेंट भारत के डीप टेक सामर्थ्य को दुनिया तक पहुंचाने का एक और माध्यम था। इसमें भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स उपस्थित थे। भारत इनोवेट्स में
करीब 1400 B2B मीटिंग हुई है। कई स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आगे बढ़ी, कॉमर्शियल ऑर्डर्स के लिए रास्ते खुले, फ्रेंच और यूरोपियन यूनिवर्सिटी तथा इंक्यूबेटर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ रही है, स्टूडेंट एक्सचेंजेस, ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन सपोर्ट के नए रास्ते बने हैं। इसलिए भारत इनोवेट्स सिर्फ एक समिट नहीं रहा, यह इनोवेशन डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल बना है। और आज ही पेरिस में विवा टेक इवेंट के जरिए इस यात्रा को हमने और आगे बढ़ाया। नीस में हमने आइडियाज को कैपिटल से जोड़ा और पेरिस में इंडियन इनोवेशन को ग्लोबल स्केल से जोड़ा। आज दुनिया देख रही है भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भारत भविष्य को, और ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। साथियों, एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ ट्रस्ट यानी भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। एविया में G7 बैठक के दौरान मैंने ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाने पर जोर दिया। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ इक्वल पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारत का G7 समिट में संदेश था, ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगी जब वह इंक्लूसिव होगी, ग्लोबल ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होगी जब वह शेयर्ड होगी, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी तभी मानवता के लिए उपयोगी होगी जब वह ट्रस्टेड होगी। साथियों, भारत और दुनिया के बीच व्यापारिक रिश्तों में नई ऊर्जा नजर आ रही है। फ्रांस के साथ भारत का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया के अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड किंगडम हो, दुनिया के हर देश, हर रीजन के साथ भारत समझौते कर रहा है। अगले महीने से भारत और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट भी लागू हो जाएगा। यह एग्रीमेंट भारत के फार्मर्स, वर्कर्स और इनोवेटर्स को
अनेक नए अवसर प्रदान करेगा। साथियों, आज दुनिया अनसर्टेनिटी और डिसरप्शन के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और फ्रांस की साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन रहा है। इस वर्ष हमने भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। नीस में मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। साथियों, सोलर एनर्जी हो या एआई के क्षेत्र में सहयोग हो, भारत और फ्रांस मिलकर ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो पूरी मानवता के हित में है। पिछले वर्ष पेरिस में और इस वर्ष दिल्ली में हमने एआई समिट को को-चेयर किया। अब हम साथ मिलकर अगले वर्ष तृष्णा सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये तृष्णा सैटेलाइट जो विश्व में फूड और वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में योगदान देगा। और साथियों, ये सभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पहलों में आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप हैं जो भारत और यूरोप के बीच सबसे मजबूत सेतु है। आप दोनों समाजों को समझते हैं, दोनों बाजारों को समझते हैं। आने वाले समय में टैलेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के नए अवसरों को आगे बढ़ाने में आप सबकी भूमिका लगातार बढ़ने वाली है। साथियों, भारत और फ्रांस के रिश्तों को साझा इतिहास, साझा मूल्यों और साझा विश्वास ने आगे बढ़ाया है। विश्व युद्धों के दौरान फ्रांस की धरती पर बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृतियां आज भी हमें जोड़ती हैं। मुझे पहले नव शापेल में श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। पिछले वर्ष प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मार्सेई के वॉर मेमोरियल जाने का अवसर भी मिला। ये हमारी साझी विरासत है। फ्रांस भारतीयों के योगदान को संजोता भी है और सराहता भी है। भारतीय मूल की नूर इनायत खान हो, जिन्होंने फ्रांस की रेजिस्टेंस के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, या महाराजा रणजीत सिंह के साथ काम करने वाले जनरल जां फ्रांसवा अलार हों, ये सभी भारत और फ्रांस की साझा विरासत के प्रतीक हैं। भारत के राज्य पुडुचेरी में भी फ्रेंच विरासत की झलक दिखाई देती है। वहां का आर्किटेक्चर, वहां की कला संस्कृति और खान पान, सभी में हमारे संबंधों की महक है। साथियों,
इस समय फ्रांस समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां भी चल रही है। इस अवसर पर मैं फ्रांस में योग को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान महेश गात्राडयाल जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शार्लोट शोपा जी को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में भी योग के माध्यम से फ्रांस को भारत की विरासत से जोड़ा है। उनका जीवन ये सिद्ध करता है, योगा does not add years to life, it adds life to years। साथियों, मैं फ्रेड नेग्री जी को भी आज आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। भारतीय विरासत को संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। साथियों, भारत और फ्रांस को कनेक्ट करने वाली एक और चीज है और वो है फुटबॉल। इस वक्त यहां फुटबॉल फीवर पूरे जोर पर है। फ्रांस में इसकी दीवानगी चप्पे चप्पे पर दिखती है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़ करके बोलता है। खास तौर पर फ्रांस की टीम के फैंस भारत में बहुत अधिक है। फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत एक जोरदार जीत से शुरू की है। मैं फ्रांस की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी मैं लेकर के आया हूं, वो आपके लिए हैं। पिछले वर्ष मार्सेई में कॉन्सुलेट खोला गया। इससे काफी अधिक सुविधा मिल रही है। कुछ हफ्ते पहले इंडियन नेशनल्स के लिए फ्रेंच एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट की व्यवस्था शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी बढ़ाना हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की म्यूचुअल रिकॉग्निशन की बात हो या फिर फ्रेंच यूनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खोलना हो, इन सभी पर हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब फ्रांस में यूपीआई के उपयोग का दायरा भी और बढ़ने जा रहा है। यानी भारत फ्रांस कनेक्ट भी इंस्टेंट और आपसी पेमेंट भी इंस्टेंट। साथियों, इन सभी पहलों से हम भारत और फ्रांस को और करीब ला रहे हैं और मैं फिर कहूंगा, इस साझेदारी की नींव, इस रिश्ते की असली ताकत आप सब है। आप सब मेरे देशवासी हैं। आज जब भारत तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो मैं आप सभी से भारत के साथ और गहराई से जुड़ने का आग्रह करूंगा। इससे भारत की विकास यात्रा को नई शक्ति मिलेगी और आपको अपने पुरखों की धरती की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रेम, आपके उत्साह और इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तस्वीरें आप देख रहे थे फ्रांस की राजधानी पेरिस से, जहां पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, किस तरीके से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक मजबूत स्तंभ का काम भारतवंशी करते हैं जो कि फ्रांस में रहते हैं, उनके प्रति प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ भारत और फ्रांस के बढ़ते रिश्तों को लेकर भी तमाम उदाहरण के साथ उन्होंने बातों का जिक्र किया और आंकड़ों को भी सामने रखा कि कैसे भारत में बीते एक दशक में लगभग 12 वर्षों में किस प्रकार की एक बड़ी तस्वीर बदली है, तरक्की हुई है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने तकनीक के माध्यम से भारत का दुनिया के साथ जुड़ाव को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत भविष्य की दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि भारत इनोवेट्स की बात हो, विवाटेक की बात हो, किस तरीके से G7 का मंच हो, इन सभी मंच पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बातों को रखा, जिन बातों का जिक्र किया, उन तमाम बातों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत का जो टैलेंट है वो दुनिया के साथ तेजी से आगे कदम ताल कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत से 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। ये प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बात है आपके सामने। कुछ दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि चुने हुए पीएम के तौर पर निरंतर सेवा करना मेरे जीवन का सौभाग्य रहा है और ये बड़ी उपलब्धि उन्होंने एक प्रकार से उस बात को कहा। 12 साल के कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की संख्या भी इस 12 वर्षों में दोगुनी हो गई है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 100% की बढ़ोतरी भारत ने दर्ज की है, तेज गति से छलांग लगाई है। 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी के से बाहर निकले हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है अपने आप में, 25 करोड़ लोगों की। एक वक्त दूर दराज के गांव तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन आज वो सच्चाई बदल गई है। आज तमाम सुविधाएं दूर दराज के गाँव तक पहुंच रही हैं, गाँव को सारी सुविधाएं जारी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक क्लिक पर कहीं भी बैंकिंग सेवाएं आज सुदूर ग्रामीण इलाकों तक उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बात है। आज उन्होंने कहा कि आज 90 करोड़ भारत की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है और अपने आप में मेडिकल क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। दूर दराज गाँव में QR कोड जीवन का हिस्सा बन चुका है। UPI का बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो कभी सपना था आज सच्चाई है, जो नामुमकिन था आज मुमकिन होकर भारत के लोगों की जिंदगी को बेहतरी से बदल रहा है। आज भारत के लोग अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। उनके एस्पिरेशंस इस दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। भारत ने चंद्रयान को चांद के साउथ पोल पर उतारा और ये भारत की विकास यात्रा और बढ़ते कदम को दर्शाता है। आज देश गगनयान की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये कदम रुके नहीं है। लगातार तेज गति से अंतरिक्ष की यात्रा में भारत बड़ी छलांग लगाने के लिए तत्पर उत्सुक है। भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है, जो भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है और इसको आकार देने का काम कर रहा है। भारत भविष्य की जो दुनिया है उसको आकार देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, उसको आकार दे रहा है। उन्होंने कहा कि आज व्यापार के साथ भरोसा भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ट्रस्टेड पार्टनर को दुनिया के देश इंतजार कर रहे हैं। फ्रांस समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तैयारी चल रही है और उस तैयारी के बीच में भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत जो है पूरी दुनिया उसका लोहा मानती नजर आ रही है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो ये प्रधानमंत्री के तमाम संबोधन की बड़ी बात है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। और प्रधानमंत्री मोदी अब अपने कार्यक्रम के बाद जब भारत वापस आने को तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री को हिंदी में एक तरीके से फेयरवेल यानी कि उनके वापसी को लेकर शुभकामना संदेश दिया। हिंदी में क्या कुछ कहा राष्ट्रपति मैक्रों ने, आइए आपको सुनाते हैं। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इसे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister,
I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. तो फ्रांस के राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री मोदी के नाम हिंदी में संदेश अपने आप में दर्शाता है, दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी हो, भारत हो और भारत के 140 करोड़ लोग हों, उनके प्रति फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस के लोगों का किस प्रकार से जुड़ाव होता नजर आ रहा है। और एक जुड़ाव को नए स्तर पर ले जाकर राष्ट्रपति मैक्रो का ये संदेश, और वो साफ तौर पे कहते हैं कि भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर रहे, यानी कि जो दोस्ताना संबंध है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की वो बात कर रहा है। प्रधानमंत्री के संबोधन और राष्ट्रपति मैक्रो के इस संदेश के क्या कुछ मायने, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले पेरिस की राजधानी फ्रांस में भारतीय समुदाय के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित किया। तमाम महत्वपूर्ण बातें कहीं, क्या कुछ उन बातों के, उस संदेश के मायने हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में मिस्टर प्रभुदयाल जी जुड़ रहे हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार अतुल अनेजा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर प्रभुदयाल जी, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी बात को हिंदी में रखा, और हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए संदेश देना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण एक तरीके से संदेश देता है कि आखिर जुड़ाव का स्तर क्या है। एक डिप्लोमेट के नज़रिए से राष्ट्रपति मैक्रों के हिंदी में दिए गए संदेश को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक डिप्लोमेट के नजरिए से तो मैं ये पहले कहूंगा कि 37 साल के मेरे डिप्लोमेटिक करियर में मैंने नहीं देखा कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री ओवरसीज डायस्पोरा जो हमारा है
उससे इस तरह से जुड़ जाए जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जुड़ते हैं। जहां जाते हैं वो मोदी मैजिक नजर आता है। पेरिस में तो लोग खुलकर कह रहे हैं मोदी मैजिक, लेकिन यही चीज हमने दूसरे देशों में देखी। तो डायस्पोरा को कैसे अपने से जोड़ा जाए, ये तो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी हमारा प्राइम मिनिस्टर इस तरह से डायस्पोरा से घुल मिल जाए और उनका प्रेम इतना ज्यादा उन पर आए। अब जी। आपने ये पूछा कि हिंदी में बात करने से क्या डायस्पोरा पे क्या असर होता है। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के शुरुआत में ही कहा था कि यहां पर गुजराती भी हैं, पंजाबी भी हैं, बंगाली भी हैं, तमाम प्रांतों के लोग हैं। लेकिन देखिए, जो उनका जादू है, चाहे वो जिस प्रांत के भी लोग हो, उनको वो अपनी तरफ आकर्षित कर देता। आपने देखा कि वहां तमिलनाडु के लोग भी दिख रहे थे, साउथ इंडियन प्रोविंसेस के और लोग थे, लेकिन सब बार बार मोदी जी के भाषण की सराहना कर रहे थे और ताली बजा रहे थे, क्योंकि मोदी जी की ये खासियत है कि वो ओवरसीज इंडियंस को भारत की तरफ इतना आकर्षित कर लेते हैं। और इसी वजह से जो हमारे नागरिक जो हैं, हमारे डायस्पोरा के लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, वो एक तरह से एक ब्रिज बन रहे हैं, बड़ा तंदुरुस्त ब्रिज भारत और उन दूसरे देशों के बीच में। क्योंकि अगर वहां इतनी संख्या में रह रहे हैं, देखिए फ्रांस में करीब 1,20,000 लोग रह रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में वो रह रहे हैं, तो जिस तरह से वो दोनों देशों को जोड़ सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जितना प्रोत्साहित करते हैं हमारे डायस्पोरा का, वो लाजवाब। बिल्कुल अतुल अनेजा जी, क्योंकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी शुभकामनाएं हिंदी में दी हैं, इस संदेश का मायने क्या है और इस प्रकार का एक जुड़ाव जो है भारत फ्रांस की दोस्ती को एक ऊंचे और बेहतर स्तर पर ले जाता हुआ दिखाई पड़ता है? बिल्कुल अरिंदर जी कि ये जो स्पेशल जेस्चर है ये राष्ट्रपति मैक्रोन की तरफ से, ये एक तरह से आइसिंग इन द केक जिसको कहते हैं, क्योंकि सब्सटैंशियल बड़ी बातचीत हुई थी हमारी जो फ्रांस में नीस में या उसके बाद। तो एक तरह से जो ठोस मुद्दे हैं, एआई का मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का मुद्दा है, वो तो हुई बातें और इसको आगे कैसे बढ़ाना है, स्टार्टअप्स की बातें हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर एक स्पेशल जेस्चर डालना हिंदी में बोल के, वो शो करता है कि कितना ज़्यादा एक तरह से फ्रांस समझ गया है कि भारत की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मुझे लगता है कि जिस तरह से G7 समिट को भी ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें भारत को तो बुलाए ही, लेकिन मैक्रोन साहब को समझ में आ गया कि नई दुनिया के जो पहिया है वो सिर्फ G7 नहीं कर सकते, लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमीज और ग्लोबल साउथ उसमें जोड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है जी। तो ये दोनों बातें जब उनकी मानसिकता में आ गई हैं, और अगर हम देखें इमर्जिंग इकोनॉमीज में और ग्लोबल साउथ में, तो भारत की भूमिका कहीं ज़्यादा है। तो मुझे, और पहले भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है जो आपस की केमिस्ट्री का है और आपस की एक तरह से कंफर्ट लेवल का है प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, तो एक तरह से वो बढ़ता हुआ एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस संदेश में जो हिंदी में दिया प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, उसमें ये भी कहा कि मैं फरवरी में आपसे फिर मिलने आ रहा हूँ जी। और एक नए लेवल पे, एक नया घटनाक्रम, एक तरह से जो हमारा रिलेशनशिप की को ढांचा है, उसको एक बहुत तीव्रता मिली है इससे। तो मुझे लगता है ये सम अप किया जाता है जिस तरह से प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि बहुत बड़ा और बहुत स्पेशल रिलेशनशिप ये बनता हुआ नजर आ रहा है भारत का। मुझे लगता है यूरोप के साथ अगर देखें तो सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध, खास करके हाई टेक्नोलॉजी के अगर संदर्भ में देखें, या न्यूक्लियर एनर्जी या एआई के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो फ्रांस से सबसे ज्यादा, डिफेंस के अगर कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो वो भी। बिल्कुल, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना है और उस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप दोनों से ये हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
डाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। भाई मेड इन इंडिया। भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हाँ, QR स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना? टिंकू थोड़ा ध्यान से। विशंभर तू थोड़ा ध्यान से। QR स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा। मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने। तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा, आपसे कुछ देर पहले उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। और दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए पूर्व वरिष्ठ राजनयिक एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, इसके अलावा हमारे साथ में अतुल अनेजा जी, विदेश मामलों की जानकार हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बात तकनीक को मद्देनजर खास तौर पर आई कि दुनिया के आकार देने में भारत और भारत का टैलेंट एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। ये भी एक प्रकार से हुंकार है वैश्विक मंच से भारत की, या कहा जाए बढ़ती भारत की क्षमताओं की। देखिए, सब देश अब समझते जा रहे हैं कि भारत की जो क्षमता है वो कितनी तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही, और इसी वजह से सब देश चाहते हैं कि हमारी उनके साथ पार्टनरशिप बने। और देखिए, जहां तक फ्रांस का संबंध है, उनके साथ तो हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2024 में, 2022 में, उसको कहते हैं होराइजन 2047, और वो एक 25 साल का स्ट्रेटेजिक रोड मैप है दोनों कंट्रीज के बीच में कि किस तरह से बायलैटरल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, डिफेंस टाइज बढ़ाएं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और तंदुरुस्त रखें 2047 तक, जो भारत की आजादी की सेंटेनरी के तौर पे मनाया जाएगा। मतलब हम फ्रांस के साथ पार्टनरशिप इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि हम और अपनी जो प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सकें। तो इसी तरह से सभी देशों के साथ जो हम पार्टनरशिप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो बेस्ड है मल्टी अलाइनमेंट पे, क्योंकि हम ये नहीं बिलीव करते कि किसी एक देश के साथ ही हमारी पार्टनरशिप रहे। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं तमाम देशों के साथ। फ्रांस के साथ भी हमने ऐसे रिश्ते बढ़ाए हैं जो कि हमारी मल्टी अलाइनमेंट और मल्टी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी और डिफेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसमें हमको फ्रांस से बहुत कोऑपरेट मिल रहा है, क्योंकि न सिर्फ बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट्स फ्रांस हमको कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ
जो जॉइंट प्रोजेक्ट प्रोडक्शन के वेंचर्स हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आगे बढ़े, उसमें भी फ्रांस जो है हमारे सहायता करने की कोशिश कर। जी अतुल अनेजा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं कि साहब इस वक्त दुनिया एक बहुत अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, और ऐसे वक्त में भारत और फ्रांस की जो साझेदारी है वो न सिर्फ विश्वास पर बल्कि स्थिरता के तरीके से जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो हम दोनों देशों के लोगों के लिए बेहतरी नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी उदाहरण के तौर पे है। आपको लगता है मौजूदा जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए के हिसाब से भारत और फ्रांस की ये साझेदारी एक नए आयाम को छूती दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल अरिंदर जी, क्योंकि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप है, ये आगे देख रही है, आगे की कंस्ट्रक्टिव प्लान्स बना रही है, और आपसी जो एक तरह से दोनों ही अपने क्षेत्र में एक पावर है। फ्रांस को अगर आप देखें तो यूरोप में एक पावर है, तो यूरोप को स्टेबिलिटी मिलती है, और हमारा अगर क्षेत्र देखें साउथ एशिया या उसके आसपास एक्सटेंडेड नेबरहुड में देखें तो फिर भारत की भूमिका एक स्थिरता प्रदान करती है। तो दोनों जब मिलके कंस्ट्रक्टिव एजेंडा पे करते हैं तो उसके लिए ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात आती है। तो ये बात आजकल के दौर में जिस तरह से अस्थिरता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और चीज़ वो एग्जाम्पल देती है कि भरोसे की बात जैसे प्रधानमंत्री ने की कि आप स्थिरता देते हैं, भरोसा करते हैं, तो फिर उसके बाद उसका एक मैजिक अलग होता है। तो एक तरह से ये उपलब्धि सिर्फ भारत और फ्रांस जैसे आपने कहा बायलैटरली नहीं है, लेकिन एक तरह से एक एग्जाम्पल है पूरे विश्व के लिए कि किस तरह से आगे अपने जो दोस्ती है उसको एक नया आयाम कैसे दे सकते हैं और किस तरह से उसको ठोस बना सकते हैं। जी एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, क्योंकि जब भारत वंशियों से विदेशी सरजमी में बात करते हैं प्रधानमंत्री तो भारत की ग्रोथ स्टोरी को बताना नहीं भूलते, और इस मौके पर भी हमने देखा कि 12 वर्षों में किस प्रकार की एक बड़ी परिवर्तन की कहानी भारत ने विकास यात्रा के द्वारा तय की है, उसका बारीक से और आंकड़ों के साथ जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। तो नए भारत से दुनिया को परिचित कराने के मौके के तौर पर भी देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ये जिक्र करते हैं इन 12 वर्षों में भारत ने कितनी तरक्की की है अलग अलग क्षेत्रों में जी, तो ओवरसीज जो इंडियंस हैं वो कितने प्रोत्साहित होते हैं और कितने खुश होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके अपने देश को दूसरे देश ऐसे समझे कि ये बिल्कुल डेवलपिंग कंट्री है। देखिए, भारत आज जो है मेरे विचार में तो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, हालांकि कुछ रेटिंग एजेंसीज 6th लार्जेस्ट कह रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी रफ्तार से भारत ने हर क्षेत्र में प्रोग्रेस की, चाहे वो सिक्योरिटी डिफेंस एरिया में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो जैसे ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। देखिए, फ्रांस हमारे साथ एक पार्टनर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, और हमने जितनी प्रगति की है इस क्षेत्र में वो भी बहुत सराहनीय है। और न सिर्फ हमने तरक्की की है बल्कि तमाम अन्य देशों को हमने अपनी टेक्नोलॉजी से असिस्ट करने की कोशिश की। पूरे जब पैसिफिक आइलैंड्स में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको हमने सहायता दी है कि वो किस तरह से ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कर सके। तो हमारी जो फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है उसको हमारे ओवरसीज इंडियंस उसकी बहुत सराहना करते हैं। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो अपना भाषण दिया तो कितने ध्यान से सब लोग सुन रहे थे और हर बात पे ताली बजा रहे थे। तो मेरे विचार में बड़ी अच्छी आउटरीच है किस तरह से अपनी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़े रहे। बिल्कुल, भारत वंशियों को हमेशा जोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी का रहता है और मौजूदा फ्रांस दौरे में भी वो पहल साफ तौर से दिखाई पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे पर विस्तार से बात करने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।